नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार शुरुआत से ही हम देख रहे थे कि दबाव देखने को मिल रहा था, जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संकेत थे, लेकिन इतनी तेजी से इतना तेज फिसलेगा इसका अंदाज़ा नहीं था। काफ़ी तेज़ी के साथ बाजार अब इंट्राडे लो के आसपास कामकाज करता हुआ 19,820 से ये आज निफ्टी खुला था और उसके बाद 19,840 841 का इंट्राडे हाई देखने को मिला। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि बाजार में काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन देखने के बाद 20-30 अंक की उतार चढ़ाव के बाद हमने देखा पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी तेज़ी के साथ फिसला है। 19,673 ये आज का इंट्राडे लो है और उसी के आसपास 19,691 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 119 अंकों की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। सवाल बड़ा ये कि ऊपरी स्तरों पर टिक क्यों नहीं पा रहा है बाजार, और दूसरा सवाल ये कि जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बनी हुई है, ख़ास तौर से अब जो नया युद्ध इजराइल और हमास के बीच चल रहा है, अब वो जिस तरीके से एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या एक बड़ी गिरावट की आशंका है शेयर बाज़ार के अंदर। कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। तमाम ऐसे मैक्रो फैक्टर्स हैं जिसके चलते अब लग रहा है कि बाजार ऊपरी स्तरों पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी? अभी क्या मंदी करें या तेज़ी? चुनिंदा शेयरों में किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तिमाही नतीजे आ रहे हैं, वहाँ को लेकर के क्या कोई प्लानिंग की जा सकती है? और साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों में क्या करना चाहिए? ये तमाम चीज़ें होंगी अगले 1 घंटे में। साथ ही साथ आज से मेन बोर्ड का लंबे इंतजार के बाद IPO खोल रहा है। क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब करें या नहीं, वह के IPO में जानेंगे और चुन चुन के हमारे खास सेगमेंट में जानेंगे इस गिरते बाजार में खरीदारी के मौके कहाँ बन रहे हैं, और आपके प्रश्नों के उत्तर तो देंगे ही। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के खास कार्यक्रम का। बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज की इस चर्चा में। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? जब भी बाजार 19,800 के ऊपर पहुंचता है, हम देख रहे हैं कि एक दबाव देखने को मिलता है, और ख़ास तौर से जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इजराइल हमास के युद्ध को लेकर के क्या अभी आपका मानना है बाजार में एक बड़ी गिरावट की आशंका है क्या अभी? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये देखिए, लास्ट मरतबा जब हम आपसे बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा बेयरिश जो है वो व्यू दे रहा था मार्केट में, और उसके बाद मार्केट थोड़ा बढ़ा डेफिनेटली है। लेकिन अगर चार्ट पर स्थिति देखी जाए तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ पैटर्न्स हैं। और लंबी अवधि की चार्ट, अगर मंथली चार्ट को देख लें तो वहाँ पर एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन है, जो कि वन ऑफ द, या कह लें सबसे बड़ा बेयरिश फॉर्मेशन चार्ट पे दिखता है, जो कि मंथली चार्ट निफ्टी की बात कर लें तो। और यही कुछ रीजंस हैं कि मैं जो है मार्केट में अभी भी बेरिश हूँ। मुझे लगता है कि सब्सटैंशियल फॉल शायद मार्केट में आए, और इसी एंटिसिपेशन में काफ़ी कैश पोजीशंस हम लोगों ने अपने पोलियो पे जनरेट कर रखी है, कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम डेफिनेटली है। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स अभी उभर कर आ रही है, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध की स्थिति है, और उसमें ये कहीं कंटेजियस नहीं हो जाए, आसपास के देश लेबनान, जॉर्डन या फिर ईरान जैसे जो देश हैं वो कहीं नहीं कूद पड़े इसमें। खड़ी देशों में तेल के लिए संकट हो सकता है, लेकिन तेल की कीमतों में हमने उतना ज्यादा उछाल अभी भी नहीं देखा है। लेकिन चार्ट, निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो वहां कुछ बेरिश पोजीशंस हैं। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो वहां पर भी एक तरह की बेरिश पोजीशन, जिसे हम डबल टॉप कहते हैं, वो ऑलरेडी इन प्लेस है, और ऊपर जाने के लिए जो है काफी मशक्कत करनी पड़ रही है बैंक निफ्टी को हम देख रहे हैं। तो ये कुछ अर्ली इंडिकेशंस हैं, जो कि साइन है, जो कि कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। तो कॉशन एडवाइस किया जा रहा है। एक सिंगल लाइन में कह दूं कि अभी के मार्केट में आपको कॉशियस रहना है, स्थिति को देखना है, और कम से कम जो है एक्सपोजर मार्केट की तरफ लेना है, क्योंकि संभावनाएं ऐसी बनती जा रही हैं कि मार्केट में कोई गिरावट शायद आए, हो सकती है बड़ी गिरावट आए। और मेरा ये व्यू, मैं कब रॉन्ग हुआ, क्योंकि हर स्टडी का आप देखें कि एक जो है लिमिटेशन होती है। मार्केट डिसाइसिवली 19,900 या 20,000 के ऊपर अगर चलने लग जाए, तब मुझे लगेगा कि ये जितने भी फॉर्मेशन बने हैं वो निगेट होंगे, और फिर मार्केट एक नई ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। लेकिन जब तक ये चीजें नहीं हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि एक बैक फुट पे रहें, कैश पोलियो में ज्यादा जनरेट करके रखें। कैश ज़्यादा रखें, बाजार में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अभी ना लें, थोड़ा सतर्क रहें, अलर्ट रहें, कॉशियस अप्रोच के साथ बाजार में रहें। बाजार में गिरावट की आशंका है, अब वो कितनी बड़ी होगी ये संतोष जी कह रहे हैं, ये नहीं पता, लेकिन गिरावट की आशंकाएं फिलहाल जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 20,000 के ऊपर लगातार बाजार अगर रहेगा तो फिर हो सकता है कि बाजार में फिर अब तेज़ी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल के लिए अलर्ट रहें और फिलहाल बाजार में
डरना ज़रूरी है। सर, एक मनीषा दीपक जी हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने यूट्यूब पे बोला है सर बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। बैंक निफ्टी को लेकर के क्या सर स्थिति दिखाई दे रही है? आज दबाव में है बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा, और पीएसयू बैंक में भी काफ़ी अच्छी खासी पिटाई दिख रही है। आप कैसे देख रहे हैं बैंक निफ्टी को? हाँ, देखिए मुझे लग रहा है कि जो कि बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी के बनस्पत अगर आप देखेंगे चार्ट पर, जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि आने वाला फॉल अगर होगा तो वो बैंक निफ्टी पे ज्यादा असर पड़ सकता है। इसलिए इसके जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, कुछ बैंकों के नतीजे आपके सामने हैं। एचडीएफसी बैंक, जिसमें कि क्यूमुलेटिव जो है, जो कि जो दो इकाइयां उनकी जुड़ गई, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, ये दोनों के बाद नंबर दिए कंपनी ने। लेकिन काफी कंफ्यूजिंग थे नंबर, क्योंकि इस बार जो है पिछले जो भी क्वार्टर गए हैं उसमें उन्होंने उस नंबर को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। तो काफी मशक्कत के बाद हमको ये देखने को मिला कि थोड़ी लोन ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है एचडीएफसी बैंक में। तो बैंकिंग सेक्टर एज ए होल मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई दिक्कत होगी। अगर यहाँ से कोई भी बड़ा फॉल आता है तो बैंक पर सावधान रहें। बैंकों में ज्यादा गिरावट होने की काफी संभावना है, क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म में रैली टर्मिनेट होने वाली है। और ये आपको कंफर्मेशन थोड़ी नीचे और मिलेगा कि अगर बैंक निफ्टी 43,600 के नीचे डिसाइसिवली अगर चलने लगे तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में रैली टर्मिनेट होगी और एक बड़ा फॉल हो सकता है। तो ये सारी संभावनाएं अभी लूम कर रही हैं, मतलब अभी फॉर्मेशन बन रहे हैं, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कभी भी जब फॉर्मेशन बनते हैं तो उस समय भी अर्ली इंडिकेशन जो मिल रहे हैं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में कैश रखें, ज्यादा एक्सपोज ना करके रखें मार्केट में अपने आप को। जी, तो बाजार में अगर गिरावट आएगी तो बैंक निफ्टी, बैंकिंग शेयरों में ज़्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। मनीषा जी, उम्मीद करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ब्रोकन हार्ट गेमिंग के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई है, टूटे हुए दिल। जी हाँ, इन्होंने ये भी बैंक निफ्टी के बारे में पूछे थे, तो उम्मीद करते हैं सर आपकी भी स्टडी दूर रही है, अभी थोड़ा सा सतर्क रहिए। और गिरावट अगर बाजार में आएगी तो बैंकिंग शेयरों में ज़्यादा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए, अब कुछ एक दर्शकों के सवाल अब और लेते हैं। मुशरफीन इस्लाम साहब ने प्रश्न भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में। 70 शेयर इन्होंने लिए हुए, 635 के प्राइस की बाइंग है, और कह रहे हैं 20 अक्टूबर को कंपनी के रिजल्ट आएंगे, आगे के लिए क्या व्यू है, 15 दिन का क्या व्यू है, ये जानना चाहते हैं। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज अगर अब हम अभी देखें तो ये जो है शेयर जो है अभी करीब 822 के आसपास चलता हुआ। सर, ग्लेनमार्क को लेकर के आपका व्यू क्या है? अब ये खासतौर से 621 622 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ, ये जानना ही चाह रहे हैं कि अब 20 को नतीजे आ रहे हैं, 15 दिन के हिसाब से स्ट्रेटजी प्लान करना चाह रहे हैं। अभी इनके लिए क्या सजेशन रहेगा? 621 622 पे शेयर अभी फ़िलहाल ट्रेड करता हुआ, और इनकी खरीद 635 की है, तो अभी थोड़ा सा नुकसान में है। देखिए, चूंकि बहुत कम दिनों की अवधि है और ट्रेडिंग का नजरिया है इनका, तो मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग में हमेशा अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और जिस तरह से चार्ट पे जो चीजें दिख रही हैं कि अगर स्टॉक में 610 रुपए के नीचे की गिरावट होती है तब एक बड़े फॉल हो सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन एक अच्छी जो है बढ़त के बाद स्टॉक में साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है। कई मरतबा स्टॉक में हमने देखा कि 676 से लेकर 610 के बीच में कई मरतबा जो है प्राइस आए हैं और इसमें कंसोलिडेट हुए हैं। और कंसोलिडेशन का बेस जब कभी भी टूटता है तो उसमें एक बड़ी गिरावट होती है। तो 610 का ध्यान रखें, उसके नीचे अगर जाता है तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि कैपिटल प्रोटेक्ट हो, ज़्यादा लॉस ना हो आपको। जी, चलिए, इस बीच राजेंद्र जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी की पूरी टीम को, मनी 9 की पूरी टीम को नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? और साथ ही साथ ये पूछ रहे हैं सर, मेरा सवाल, टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ अभी तक कब तक आएगा? तो सर अभी वाह के आईपीओ हमें चर्चा कर लेंगे संतोष जी के साथ ही। वैसे अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ये आपको बता दें, लेकिन बहुत लोगों को उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर शायद इस पर आधिकारिक घोषणा कोई ना कोई आती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए, श्रवण चौधरी जी से बातचीत कर लेते हैं। श्रवण जी नमस्कार। श्रवण जी नमस्कार। श्रवण जी, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पाया है। चलिए, सवाल लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर, उनका सवाल ले लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ये हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 160 शेयर हैं, 348 रुपए के भाव पर,
और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इसमें क्या करना चाहिए। अभी अगर देखें हैप्पीएस्ट माइंड 840 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2 साल का नज़रिया है। किस भाव पे खरीदे थे इन्होंने, ज़रा एक बार और दिखा दीजिए। इन्होंने खरीदे हुए हैं 348। वाह, तो ये तो काफ़ी अच्छे खासे मुनाफे में है। 348 पे लिए हुए हैं सर, 850 का भाव देखने को मिल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि तमाम इस तरह की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, IT मिड कैप IT है, वहाँ काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। आपकी राय क्या रहेगी सर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे मुनाफे में है, तो एक बार के लिए क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अब शेयर में थोड़ी सुस्ती आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए बिल्कुल जी, इसमें 7 क्वार्टर हो गए हैं और कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं लगातार जो है एक बहुत ही रेंज में हैं, और यहाँ से कोई बढ़त देखने को नहीं मिली है। और क्योंकि स्टॉक को हम बढ़त मतलब ग्रोथ का पी देते हैं इनको, और ग्रोथ में 58 पर जो है टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है उतना ज़्यादा। और यही कारण है कि आप देखें कि इनके स्टॉक प्राइस में भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है पिछले तकरीबन जो है जुलाई 2021 से लेकर अभी तक। स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन और ऊपरी स्तरों से नीचे खसकते हुए स्टॉक को हमने देखा है। और ये जो क्वार्टर गया है सितंबर क्वार्टर, उसमें भी म्यूटेड काइंड ऑफ रिजल्ट थे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति में, और जहां पर कि ये हाई ग्रोथ का इनको मल्टीपल्स दिया जा रहा हो सकता है कि आने वाले दिनों में गिरावट हो। तो सावधानी रखें। मैं इनको एक स्टॉप लॉस दूंगा जहां पर कि 830 के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग आती है तो इसमें थोड़ी दिक्कत इनको हो सकती है, और फिर से 750 तक जाएगा, क्योंकि 750 के आसपास कंसोलिडेशन बेस, बड़ा कंसोलिडेशन बेस है। हो सकता है स्टॉक वहां तक चला जाए। नंबर्स उतने ज्यादा जो है लिक्रेटिव या अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे हैं, तो कंसोलिडेशन है सो फार। गिरावट की संभावना ज्यादा दिखती है। गिरावट की संभावना ज़्यादा दिखती है। संगीता जी का सवाल लेते हैं। संगीता सिंह जी ने यूट्यूब पे प्रश्न पूछा है। प्रदीप फॉस्फेट के बारे में जानना चाह रही हैं। 67 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं और ये जानना चाह रही हैं कि सर कि मैं सेल कब तक करूं, कब एग्जिट कब करना चाहिए। आज 2.25% के आसपास की तेज़ी है। इनके खरीद भाव से करीब 20-25 पैसे नीचे कामकाज करता हुआ ये शेयर इस समय, अगर देखें सर इस शेयर पे पिछले 6 महीने में करीब 27-28% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। होल्ड करना चाहिए या एक बार के लिए यहाँ पे नुकसान इनको बुक करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा अभी जैसा मैंने ओवरऑल, आप ये समझें कि जैसा मैंने बताया था कि कैश पे रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस ऐसे दिख रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं उसमें ऑपरेशनल लॉस था कंपनी को, और उसके बाद हमने इसमें एक गिरावट देखी है। अदरवाइज 2-3 क्वार्टर में अच्छे नंबर्स थे, लेकिन लास्ट के 2 क्वार्टर कंपनी के लिए उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं नंबर्स के लिहाज से। मैं जहां पर इनको कहूंगा कि जिसके नीचे की एक स्टॉप लॉस लगाएं, 65 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो हम देख सकते हैं कि इसमें स्टॉक में फिर से गिरावट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। जी, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। ये जो है आपके लिए फ़िलहाल राय निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और अगला सवाल जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है सुदीप्ताकर चौधरी जी ने। कह रहे हैं कि सर ट्राइडेंट को होल्ड करें या फिर एक बार के लिए निकल जाए। अभी इन्होंने अपना भाव नहीं बताया है कि ये इन्होंने किस भाव पे ख़रीदा है, क्या इनका नज़रिया है, लेकिन एक जनरल व्यू आपसे ट्राइडेंट पे लेना चाहेंगे। आज करीब 1-1.25% के आसपास की गिरावट ट्राइडेंट में देखने को मिल रही है। करीब 35 रुपये 70 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। इस पूरे साल सर एक तरीके से इस शेयर ने अंडर परफॉर्म किया है। बाज़ार की रैली को एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। पूरे साल में 1% तक का भी रिटर्न यहाँ पर आता हुआ नहीं दिखाई दिया है। बीच में एक रैली थी, थोड़ी सी देखने को मिली थी। अभी क्या करना चाहिए सर इसमें? देखिए जहां तक मुझे ध्यान है, मैंने शायद इसमें लेने की भी सलाह दी थी, क्योंकि ये कंपनी टेरी टॉवल या फिर होम टेक्सटाइल में है, पेपर्स के भी बिजनेस हैं इनके। इसमें देखिए 2-3 चीजें को क्या ध्यान रखें, क्योंकि हमारा अभी FTA एग्रीमेंट UK के साथ पेंडिंग है, जिसके जिसके कारण कि मुझे लगता है कि इस कंपनी को या इस क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं, वेल्सपन इंडिया की बात कर लें, इस कंपनी की बात करें, या यहाँ से जो भी टेक्सटाइल, होम ग्रोन टेक्सटाइल जो कंपनीज हैं, उनके लिए फायदे की बात हो सकती है। और लगातार 2-3 सालों से मंदी झेल रहे मैंने पश्चिमी देशों में, US की बात कर लें या यूरोपियन नेशन की बात कर लें, वहां पर इस बार थोड़ा रिलेटिवली थोड़ी सी राहत हो सकती थी, जिसके कारण कि लग रहा था कि इसमें चलेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट सिनेरियो जिस तरह से
थोड़े से टेपिड हो रखे हैं। मुझे लगता है कि उस पूरे, चूंकि मार्केट गिरेगा तो कोई हर स्टॉक गिरता है उसमें। जी। ये कंपनी अच्छी कंटेंडर है जहां पर की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन मार्केट उतना कंड्यूसिव नहीं दिख रहा है फॉर द टाइम बीइंग, इसलिए थोड़ी गिरावट होगी। अच्छी कंपनी है, आपको निचले स्तरों पे और ऐड करना चाहिए। ठीक। इस बीच अभिमन्यु गुप्ता जी का सवाल आया है। अभिमन्यु जी कह रहे हैं सर आईडीएफसी बैंक के शेयर हैं, 400 शेयर हैं इनके पास, 96 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि क्या मुझे एवरेज करना चाहिए या फिर निचले स्तरों पर, या फिर मुझे निकल जाना चाहिए। और आईडीएफसी पर ही जो है मोहित यादव जी ने भी प्रश्न किया हुआ है, कह रहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या मर्जर की बात करना चाहिए या फिर उससे पहले। तो आईडीएफसी को लेकर के, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के दो सवाल हैं सर आपके पास। एक तो इन्होंने खरीदे हुए हैं, और दूसरा ये निवेश करना चाहते हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी जो है कब पैसे लगाने चाहिए। इन्होंने 96 पे ख़रीदा हुआ है और अभी 91 चल रहा है। क्या और ज़्यादा शेयर खरीदना चाह रहे हैं, क्या खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। एक रैली हमने देखा कि इसमें काफ़ी अच्छी खासी आ चुकी है और अब ऊपरी स्तरों से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग शेयरों पे, बैंक निफ्टी पे अभी आपने अपना व्यू दिया था, यहाँ पर क्या राय रहेगी आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, आईडी पहले आप ध्यान रखें कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर जो है अंडर वे है। दोनों में मर्जर चल रहा है, और जिसके कारण कि एक एक बड़ी एंटिटी होगी। लेकिन वैल्यूएशंस के लिहाज से थोड़ा सा स्ट्रेच है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज थे, लेगेसी इश्यूज थे कम। बैंक ने काफ़ी उसको सॉल्व किए हैं, और इन दिनों अगर आप देखें लगातार 2 क्वार्टर रहे हैं जहां पर कि बैंक ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। मतलब एक अच्छा कंटेंडर है जहां पर कि एक अच्छी गेन और भी हो सकती है। हाँ, मौजूदा स्तर पे खरीदना चाहिए कि नहीं, वहां पर थोड़ा सा जरूर मेरा अप्रीहेंशन है कि मौजूदा स्तर पर ना लें, मौजूदा स्तर से एक सब्सटैंशियल करेक्शन होने दें। उसके बाद इसमें एंटर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से सब्सटैंशियल करेक्शन, मार्केट कंडीशंस को देखें, उसके बाद निवेश करें। और जिन्होंने ऊपरी स्तर पे लिया है उनके लिए मेरी सलाह होगी कि देखिए, चूंकि 96 रुपये पे आपने लिया है, 91 पर ही अगर आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। और उसके लिहाज से 92, 92.5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ चुका है बैंक, जिसमें की संभावना बनती है कि अगर लगातार 1-2 दिन और इसके नीचे रहेगा तो इसमें थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। तो उस लिहाज से 92.5 के पास जाता है तो मुझे लगता है कि अपनी आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है वहां से एग्जिट कर लें, सब्सटैंशियल करेक्शन होने पर ही इसे दोबारा ऐड करें। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और उनसे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा है रजत माहेश्वरी जी ने। रजत जी ने 10 शेयर ले रखे हैं टाटा इन्वेस्टमेंट के 2300 के भाव पे। कह रहे हैं कि कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या ये सही समय है। मैं इसको अपने रिटायरमेंट के लिए रखना चाहता हूँ, क्या इसमें ऐड करने का सही समय है। अब ये मुझे नहीं पता कि रजत जी रिटायर कब हो रहे हैं और कितने समय के का इनके पास समय है, 10 साल का है, 15 साल का है, ये हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये अच्छी सोच है कि रिटायरमेंट के समय इन्होंने सोचा है कि इसको बेचेंगे। इन्होंने 2300 पे लिए हैं, 3300 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ 3293, 3294 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में शानदार मूव रहा सर, और करीब 22-23% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में करीब 60% के आसपास का रिटर्न दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी। नज़रिया इनका लंबा है, हम मान के चल रहे हैं कि लंबा है, बाकी पता नहीं कि ये कब रिटायर हो रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी। देखिए, ऐसे देखा जाए कि एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन इतनी बढ़त के बाद अगर आप कोई भी चीज़ सोच रहे हैं लेने का लिए तो थोड़ा सा एक रिस्क जो है आप डेफिनेटली कैरी करोगे। अच्छे ग्रुप का, अच्छे पेरेंट की कंपनी है। तो कभी भी आप देखें कि जब कभी भी मार्केट में एक सब्सटैंशियल करेक्शन हो, और करेक्शन मैं कहूँगा कि अगर आप रिटायरमेंट की सोच रहे हैं और हर साल अगर आप देखें, तो 1 से 2 करेक्शन तो डेफिनेटली होता है, जहां पर निफ्टी में करीब 8 से 10% का करेक्शन होता है। तो वो जब करेक्शन हो तब आप वहां पर अपने पैसे को डिप्लॉय करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, आपको जल्दी भी नहीं करनी है। आप वेट करें, और रिटायरमेंट के पैसे को लगाना है तो बहुत सोच समझ कर और बहुत अच्छी प्राइस पर लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट और कर लें। सब्सटैंशियल करेक्शन हो, मार्केट में जब चीख पुकार मच रही हो चारों तरफ, तो वो आपके लिए राइट टाइम होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चलिए तो अभी होल्ड करके चलिए सर, वेट कीजिए, बाजार गिरता है ये शेयर भी गिरेगा, और उस समय जो है आप इसमें और ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं। नज़रिया आपका लंबी अवधि का, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इस बीच अगले दर्शक जो हमारे साथ यूट्यूब के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है वो हैं राजीव सनवाल जी। राजीव सनवाल जी जानना चाह रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। कह रहे हैं सर
आईआरबी इंफ्रा में ब्रेकआउट हो गया है, कैन आई बाय, क्या मौजूदा स्तरों पे क्या इसको ख़रीदा जा सकता है? सर अब ब्रेकआउट तो कितना हुआ है ये तो अभी संतोष जी से पूछते हैं, लेकिन हाँ आज रैली अच्छी है, 8% से ज़्यादा की मजबूती आईआरबी इंफ्रा में, और बहुत तेज़ वॉल्यूम के साथ, काफ़ी शानदार बड़े वॉल्यूम के साथ सर ये आज की स्थिति देखने को मिल रही है। ये खुद भी मुझे लगता है चार्ट वगैरह देखते रहते हैं, और अब इनको लग रहा है कि एक जो दायरा था निश्चित रूप से उसको क्रॉस किया है इसने। इस रैली में कहाँ तक जा सकता है, क्या करंट लेवल पर खरीदना चाहिए? 12% के आसपास की तेज़ी पिछले एक महीने में यहाँ पर देखने को मिली है, आपकी राय सर? देखिए, ब्रेकआउट हो, अगर आप ब्रेकआउट देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप मोमेंटम को चेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोमेंटम चेज करने का एक धर्म होता है कि आप कहाँ पर रॉन्ग होंगे और कब निकलना होगा। फंडामेंटली अगर देखेंगे वो अलग चीज होती है कि कब निकलना चाहिए फंडामेंटली। टेक्निकली या मोमेंटम अगर चेज कर रहे हैं तो निकलने की पहले सोचें, अभिमन्यु न बने, क्योंकि अभिमन्यु तो सारी ताकत थी उनके पास और चक्रव्यूह में घुस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहली चीज आपको निकलने की स्ट्रैटेजी सबसे पहले बनानी चाहिए कि कहाँ पर गलत हो सकते हैं। तो मुझे लगता है वो लेवल 33 के आसपास का होगा अगर मोमेंटम आप चेज कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम काफी है और लाइफ हाई के आसपास है स्टॉक, और जिसके कारण की एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। 33 रुपए के नीचे अगर जाके फिर से क्लोज हो जाता है, इसका मतलब है कि वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा और उस केस में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। तो लेवल्स का ध्यान रखकर चलें। लेवल्स का ध्यान रख के चलें, ये सलाह है। अभी थोड़ी देर पहले जो रजत जी का प्रश्न आया था, कह रहे हैं सर रिटायरमेंट मेरी 30 साल में, तो बहुत समय है सर आपके पास, तो कोई हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है कि तुरंत ही खरीद लिया जाए। बाजार में बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब ये शेयर गिरता हुआ दिखाई देगा। 30 साल का नज़रिया है, आराम से समय समय पर जब भी बाजार की गिरावट का इंतजार करें और अपनी खरीदारी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, इस बीच कांति नगर जी का सवाल आया है, और ये एसजेवीएन के शेयर इन्होंने कह रहे हैं कि मैंने लेके रखे हुए हैं। एसजेवीएन में हमने देखा पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था। 64 रुपये पे इन्होंने ख़रीदे हुए हैं और 100 शेयर हैं एसजेवीएन के। सर आपके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एसजेवीएन पर ही चर्चा कर लेते हैं। 64 पे आपने खरीदे हैं, 10 रुपये आपको मिल रहे हैं, 73-80 का भाव देखने को मिल रहा है। बीच में काफ़ी सारे ऑर्डर्स की और बजिंग स्टॉक्स पे हमने इसको काफ़ी डिस्कशन में हमने रखा था, क्योंकि काफ़ी सारी खबरें आ रही थी यहाँ पर। पिछले 6 महीने के अंदर 121-122% का मूव देखने को मिला है। चार्ट पे आप देख ही सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा तो हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। सर एसजेवीएन कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, काफी मतलब अच्छी कंपनी है, सरकार की कंपनी है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड नाम हुआ करता था पहले, अभी उसका शॉर्ट नेम एसजेवीएन हुआ है। कंपनी के पास काफी अच्छे ऑर्डर बुक हैं, 55,000 जो मेगावाट के ऑर्डर बुक हैं कंपनी के हाथ में। और कंपनी का काफी ग्रीन फोकस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कि इसमें कह लें कि जो ग्रीन फोकस फंड होते हैं या ग्रीन फोकस की तरफ करने वाले जितने भी पैसे आते हैं, जो मनी चेजिंग टू दी ग्रीन एंड क्लीन जो है इकोलॉजी की तरफ जो चीजें हैं, उसके कारण हम देखा कि इसमें काफी अच्छी बढ़त है, अच्छी कंपनी है। और इनका मैनेजमेंट काफी जो है साउंड करता है, बुलिश साउंड करता है, और इन दिनों काफी बढ़ भी चुका है। अब जो है इस इन स्तरों पे देखें, थोड़ा अगर आपको लेना है तो आप प्रेसिंग नीड है तो 10% से ज्यादा ना पोर्टफोलियो में लें, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में शायद कुछ करेक्शन हो सकते हैं। तो 10% से ज्यादा ना लें, और धीरे धीरे गिरता है तो आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। चलिए, अगला सवाल जो है वो हमें भेजा है बिहार से, और ये सवाल भेजा गया है सौरभ कुमार जी की तरफ से। सौरभ जी कह रहे हैं सर आइडिया फोर्ज, सर इस शेयर को खरीद सकते हैं क्या? आईपीओ में नहीं ले पाए थे। आइडिया फोर्ज का आईपीओ आया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, काफ़ी अच्छे रिटर्न भी लोगों निवेशकों को मिले, लिस्टिंग गेन भी मिला, बाद में भी शेयर चला। अब इनको ये अफसोस हो रहा है, मलाल हो रहा है कि उन्होंने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया था, और अब ये इसमें ख़रीदना चाहते हैं। क्या करंट लेवल पे खरीद सकते हैं या और करेक्शन का वेट करें? आज 1.25% के आसपास की हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिली है, और पिछले एक महीने में आइडिया फोर्ज के अंदर हमने देखा करीब 20% के आसपास से ये शेयर ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है। आपकी राय सर? देखिए, कंपनी ड्रोन जो है बनाने में है, और आइडिया फोर्ज मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है। हम लोग आईपीओ में भी कवर कर रहे थे इसको, और लेकिन वैल्यूएशन एक कंसर्न था, क्योंकि लिस्टिंग के बाद बहुत तेज कंपनी के स्टॉक प्राइस में गेन हुआ, और हम देख रहे हैं धीरे धीरे अब कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट, मतलब जो कि जिसे कहते हैं वैल्यू एडजस्टमेंट, चूंकि बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू दे रहा था, और लिस्टिंग के बाद हमने इसमें भारी अच्छी खासी गिरावट देखी। ऊपर के स्तर पे आप देखें तो तकरीबन 1300 के करीब था,
और वहां से घटकर अभी 800 के नीचे है स्टॉक। मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा अभी भी है, क्योंकि लेकिन उनके पास जिस तरह से ऑर्डर बुक है या जो ग्रोथ स्टोरी है कंपनी में, वो काफी रोबस्ट है। और आने वाले दिनों में ये कंपनी काफी अच्छा स्केल भी करेगी, और मार्केट लेकिन उसका वैल्यू दे रहा है। हम 108 के वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग वैल्यू पे लेकर कितना कमा सकेंगे, ये एक कंसर्न है। तो मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी चुनी है इन्होंने, थोड़ा और वेट कर लें, थोड़ा और करेक्शन होने दें, उसके बाद एंटर करें। थोड़ा और करेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद एंट्री करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देवेंद्र यादव जी IRFC के लिए परेशान है सर, IRFC का क्या कहना है, IRFC के बारे में कुछ बताइए। IRFC के बारे में सर अच्छी खासी आपने खरीदने हैं देवेंद्र जी, या फिर आप खरीदना चाह रहे हैं, पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए। और दूसरा ये कि सर रेलवे शेयरों में हम सभी जानते हैं काफ़ी शानदार रिटर्न देखने को मिले हैं, आज 2.25% के आसपास की गिरावट है। बीच में भी हमने देखा कि काफ़ी रेलवे शेयरों की एक दिन पिटाई हुई थी। अभी क्या करना चाहिए सर, अगर पिछले 6 महीने के अंदर 175% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, बहुत तेज़ी के साथ रेलवे शेयरों में रफ्तार पकड़ी थी, अब थोड़ा ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सलाह रहेगी, आप कैसे देख रहे हैं, अगर इनके पास है तो भी, और अगर ये खरीदना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, IRFC जो है वो इंडियन रेलवे की एक तरह से कहने सब्सिडियरी है, जहां पर कि वो NBFC के तौर पे है। और NBFC भी नहीं कह लें आप, उनके लिए फंड का जुगाड़ करते हैं ये, इन्वेस्टमेंट बैंकर टू दी कह लें कि रेलवे हैं। और कभी भी हम जब देखते हैं NBFC की तरह की कंपनियों की, तो बुक वैल्यू का देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि गवर्नमेंट के लिए फंड जुगाड़ करती है, और उस फंड का रिस्क इनके ऊपर एक पैसे का नहीं है। सारा जो है रिस्क जो है वो सरकार लेती है, मतलब इंडियन रेलवे लेती है। इनको केवल फंड जुगाड़ करके सरकार को देने होते हैं। और इनको एक उसका जो है कह लें कि दलाली का इनकम या कमीशन इनकम इनको मिलता है। और इन दिनों चूंकि रेलवे काफी एक्सपेंशन मोड में है, तो हम देख रहे हैं कि इनके इनकम में धीरे धीरे काफी बढ़ोतरी हुई है, जो कि कभी 2000 करोड़ हुआ करता था 2018 में, वो बढ़कर 6000 करोड़ रुपए के करीब की कमाई हुई है। लेकिन फिर भी बुक वैल्यू से अगर आप देखें तो मोर देन 2 टाइम्स बुक वैल्यू के है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर देखेंगे तो वो 1.4 टाइम्स ऑफ इट्स बुक है। इसका मतलब है कि ये थोड़ा वैल्यूएशन हेड ऑफ द वैल्यूएशन जा चुका है स्टॉक। तो इन स्तरों पे फिर आपको लेने की सलाह नहीं होगी जब तक कि कोई सब्सटैंशियल करेक्शन ना हो। हम्म, तो ये का प्रश्न इन्होंने और डिटेल में बता दिया कि सर मुझे खरीदना है, तो अभी खरीदने की बिल्कुल सलाह नहीं है सर। 6 महीने में काफ़ी अच्छी खासी रैली आ चुकी है, शेयर काफ़ी महंगा लग रहा है संतोष जी को, और जब तक कोई एक बड़ा करेक्शन ना आए, बड़ी गिरावट ना आए, तब तक अभी इसमें खरीदारी मत करें, काफ़ी ऊंचाई हो चुकी है। एक और रेलवे कंपनी से जुड़ा हुआ सवाल आ गया है, और ये है रुदल कुमार जी की तरफ से। कह रहे हैं सर, क्या जुपिटर वैगन इस भाव में लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है क्या? जुपिटर वैगन में निवेश करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है 305 306 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली, करीब 8 साढ़े 8% के आसपास का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। एक तरफा रफ्तार सर्किट के साथ ऊपर गया था, और अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी? पिछले 6 महीने में सर 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और अभी थोड़ा सा सुस्ताता हुआ ठहरा हुआ है। 300 के आसपास खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? देखिए, काफी चल चुके रेलवे के स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, काफी चल चुके हैं स्टॉक। और मुझे लगता है कि लास्ट ईयर जब हम लोग कह रहे हैं कि टीटागढ़ वैगन लिया था हमने, तो हमने काफी जद्दोजहद की थी कि कौन सी कंपनी ली जाए, और उसमें JWL भी उसमें एक था। जुपिटर वैगन कलकत्ते की ही कंपनी है, हम जहाँ के रहने वाले हैं यहीं के। मुझे लग रहा है कि अब जो है इन जगह पे जाना, चूंकि ऑर्डर बुक काफी स्वेल किया हुआ है ऑलरेडी, इनके पास 6100 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक हैं रेलवे की तरफ से वैगन बनाने के लिए। और इनके एनुअल रेवेन्यू का 3 टाइम्स है, मतलब 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है। लेकिन उसी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो 69 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी कंपनी के करंट मौजूदा स्तर पे मांग रही है कंपनी। इसका मतलब है कि कंपनी के स्टॉक सस्ते नहीं है, काफी महंगा आप दे रहे हो कि यहाँ से भी काफी अच्छा ग्रोथ होगा। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि लास्ट ईयर थी। तो सब्सटेंशियल करेक्शन हो तभी इसमें एंटर करें। जी, तो इस बीच सुनील अबाउट मेडिसिन, ये इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई है, और कह रहे हैं सर पिरामल इंटरप्राइजेस के बारे में बताइए, करंट प्राइस में क्या बाई कर सकते हैं? तो पिरामल इंटरप्राइजेस आज 3% के आसपास की गिरावट, 1022 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
सर पिछले एक महीने में करीब 6% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। अब करंट लेवल पे खरीदारी इन लेवल्स के आसपास कर सकते हैं क्या? पिरामल इंटरप्राइज मेरे भी रडार में है कि इसको बाय किया जाए, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूँ चूंकि मार्केट कंडीशन जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, अगर सही होता हूँ तो शायद सस्ते में मिले। मेरी भी नज़र है कंपनी के स्टॉक प्राइस पे कि ये मेरे को निचले स्तरों पे मिल जाए। क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे हम देखते हैं एनबीएफसी कंपनियों में, वो कंपनी में कंफर्टेबली लेस देन वन है, क्योंकि और कंपनी के स्टॉक प्राइस में एक निचले स्तरों पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी है, थोड़ा और वेट कर लें, और अगर आपको 900 या उसके नीचे मिलता है तो आई थिंक वहां से एक्यूमुलेट करना धीरे धीरे चालू करना चाहिए। इस बीच रजत जी का एक बड़ा ही जेन्युइन सवाल आया है। कह रहे हैं कि सर कितने शेयर पोर्टफोलियो में रखें कि जिसको एक आदर्श पोर्टफोलियो कहा जा सकता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मतलब कितने, इन्होंने कहा मेरे पास 50 पड़े हुए हैं। मतलब 50, मुझे लगता है कि 50 एक शेयर नहीं, 50 तरह के शेयर होंगे शायद इनके पास। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कितने शेयर आदर्श स्थिति में सर पोर्टफोलियो बनाते समय कितने शेयर होने चाहिए? 10, 15, 20 कोई नंबर होता है सर इसका? डेफिनेटली नंबर होते हैं, डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स कि आपको जितने भी शेयर हैं आप जो है उनकी देखभाल उनके बारे में समझ सकें। जैसे कि कह लें कि हमारे बच्चे कितने होने चाहिए, अगर इस पे आप डिस्कस करें तो आप उनको जो अच्छी तरह से एजुकेशन दे सकें, उनको लालन पालन कर सकें, अच्छा एक जो है इंसान बना सकें। तो मुझे लगता है कि उस तरह से आपका जितना भी मतलब दायरा है उस लिहाज से 20 भी हो सकते हैं, 20 भी ज्यादा होते हैं किसी के लिए, और 50 अगर है तो मतलब आप इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं। निफ्टी 50 जो है, जो कि एसएनपी के द्वारा बनाया गया है, उसको रेप्लिकेट मतलब वो एक वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए पोर्टफोलियो में। ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स लेने से आप जो है उनके बारे में या उसके बारे में न्यूज है उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है, जब तक कि आपके पास एक अच्छी टीम और जानकार टीम ना हो, या फिर आप किसी जानकार की सहायता ना ले रहे हो उसमें। क्योंकि ज्यादा स्टॉक रखने से आपको बराबर उस चीज पर नजर रखनी होगी कि मैनेजमेंट कैसा कर रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी साइज इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक कैसे हैं, या फिर इकोनॉमी एज ए होल कैसा कर रही है। ये तमाम बहुत सारी बिंदु हैं जहां पर कि हम बराबर इस चीज को देखते रहते हैं कि कोई भी कंपनी को हम लें तो और कितना लें, एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। मुझे लगता है कि अगर आप पीएमएस जो लोग करते हैं, जो कि एचएनआई हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि 20 से 25 स्टॉक से ज्यादा नहीं देते हैं वो लोग, और बहुत कॉन्सेंट्रेशन जहां पोर्टफोलियो होता है वहां देखते हैं 8 से 10 वो लोग लेते हैं। तो डिपेंड्स कि आप किस तरह से उस चीज को संभाल पाएंगे। हम्म, तो सर उतने ही शेयर लीजिए जितना आप संभाल पाए, जिनके बारे में अध्ययन कर सके, जिनके बारे में रिसर्च कर सके, जिनको ट्रैक कर सके। ये फिलहाल स्थिति आपके लिए उत्तर निकल के आता हुआ रजत माहेश्वरी जी।